हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो फालतू टाइम वेस्ट किए बिना सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करना है DFCCIL में जो 2 वैकेंसी आई हैं, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में। और यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट वाली वैकेंसीज़ की ही बात हो रही है और किसी पोस्ट की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं कि स्टार्टिंग में दोनों ही पोस्ट की सैलरी जो है वो नियर अबाउट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स कि एग्जीक्यूटिव की नियर अबाउट 55,000 से 60,000 तक हो सकती है इन हैंड सैलरी, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 45 से 50,000 तक के बीच होगी। तो ये तो ऐसी बता दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसी। और सिलेक्शन क्राइटेरिया सबने देखा ही होगा, मगर फिर भी देख लेते हैं एक बार कि जूनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव इसमें क्या है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक पेपर होगा, ओनली सिंगल पेपर, जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर तो सेम जूनियर एग्जीक्यूटिव के पैटर्न पे ही होगा और सेम सिलेबस है नियर अबाउट, उसको भी CBT कहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और सेकेंड पेपर जो होगा उसको CBAT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। एक्चुअली में ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट। इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में एक बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, 5-10 मिनट का, तो उसको देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक सिंगल पेपर है, और एग्जीक्यूटिव में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर सेम जूनियर एग्जीक्यूटिव के पैटर्न पे ही होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो साइकोमेट्रिक टेस्ट टाइप का होगा। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया JEE जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव है, उसमें सिर्फ इस सिंगल पेपर के बेसिस पे ही मेरिट बनेगी। सिंगल पेपर के बाद सेम वही जैसे सबका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या कहते हैं इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या कहते हैं, मेडिकल टेस्ट। मगर एग्जीक्यूटिव में क्या है, एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट पेपर तो सेम वही जो CBT था, सेकेंड पेपर CBAT। ये दोनों में आप जब क्वालिफाई करोगे, दोनों ही पेपर क्वालिफाई करने होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल पेपर क्वालिफाई, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने से काम चल जाएगा। दोनों ही पेपर हमें क्वालिफाई करने होंगे, और इसके बाद फिर हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सब तो बाद की बात है, अभी जो हम लोग को फोकस करना है वो तो इसके ऊपर देखना है हमें, फर्स्ट पेपर के बारे में देखना है। और दूसरी ये बात एक और यहाँ पे बताना है कि जो CBAT होगा सेकेंड पेपर, इसकी जो कट ऑफ होगी वो सबके लिए सेम होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और कैटेगरी। मतलब आप चाहे SC से हो, ST से हो, जनरल से हो, OBC से हो, EWS से हो, या किसी से भी हो, PWD से है, फिजिकल डिसेबिलिटी, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी अगर है, तो भी उन सब के लिए कट ऑफ क्या होगी, सेम होगी। और मेरिट लिस्ट में एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 70% जो वेटेज होगा, 70% वेटेज किसका होगा,
फर्स्ट पेपर का और 30% वेटेज लिया जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट वाले का, जो कि सेकंड पेपर हमारा सी बैट है। इसके बेसिस पे हमारी मेरिट बनेगी। तो सी बैट का सिलेबस और इसका पैटर्न जो है वो अभी एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना देंगे, 1-2 दिन में जो भी है बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग मेन यहाँ पे आते हैं, हम लोग अपना क्या कहते हैं फर्स्ट पेपर के एग्ज़ाम पैटर्न पे और उसके सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे देखते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए, जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव के लिए, दोनों के लिए 120 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटा टाइम मिलेगा, 2 आवर्स टाइम मिलेगा और 2 आवर्स टाइम मिलेगा। और इसमें क्या है कि मार्किंग जो होगी सिंगल करेक्ट आंसर्स होंगे, 1 मार्क मिलेगा हमें सही आंसर के लिए और निगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 मार्क्स की होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर ही होगा, ये सबने देखा ही होगा, मगर फिर भी बता दिया ऐसे ही। चलो अब सिलेबस पे देख लेते हैं, सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में क्या है कि फर्स्ट जो हमारा है वो जीके होगा, जनरल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज में मेन जो हमारा है, जो एग्जीक्यूटिव के लिए 12 क्वेश्चंस होंगे, 12 क्वेश्चंस होंगे और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो एग्जीक्यूटिव में 12 क्वेश्चंस आएंगे और जेई में आएंगे हमारे 10 क्वेश्चंस। इसमें जीके में जो करंट अफेयर्स, करंट से रिलेटेड जो पार्ट होगा उसमें नियर अबाउट 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे। मतलब अगर देखे जाए जूनियर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 से 6 क्वेश्चंस हम लोग मान सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। अब करंट अफेयर्स में क्या आएगा, मेनली क्या आता है इस एग्ज़ाम में कि अवार्ड्स, ठीक है, और टेनिस टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं, और इस इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट। दूसरा इसमें जो इकोनॉमी, पॉलिटी एंड डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, डिफेंस, इकोनॉमी, पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया था इसमें कि जैसे यूएस ओपन 2018 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसने जीता था, तो किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था 2018 में। और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट 2018 में एशियन गेम्स था, इस साल जो होगा वो देख लिया जाएगा। इकोनॉमी, पॉलिटी, डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे इकोनॉमी में पूछा गया था कि फेरा क्या होता है, फेरा एक्ट है जो, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पॉलिटी में पूछा गया था कुछ, क्या क्वेश्चन था कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर क्या होता है, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर क्या होता है, 6 ईयर्स होता है। डिफेंस में कुछ जैसे क्वेश्चंस थे आईएनएस विक्रांत के ऊपर था। तो इस बार क्या हो सकता है कि जैसे अभी कोविड में चल रहा है अपना मिशन सागर जो भी हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँ। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का इतना फोकस हमें करना होगा अवार्ड्स पे, मेनली टेनिस ग्रैंड स्लैम्स पे, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स पे। तो इस साल जो भी होगा, इकोनॉमी में कुछ जो रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, पॉलिटी और डिफेंस में। अब ये तो करंट अफेयर्स की बात होगी। अब स्टैटिक पार्ट में क्या आता है,
स्टैटिक पार्ट जो होता है उसमें पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो पॉलिटी में हमें क्या देखना है, जैसे फंडामेंटल राइट्स देखने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज़ देखनी है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज़ देखनी है, लोकसभा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है, राज्यसभा के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। तो ये सब थोड़ा बहुत तो हमें देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यूपीएससी वाला देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस खाली मेन ऊपर ऊपर से देखना है कि क्या आर्टिकल है और क्या है, उनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट का, जजेस का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ था शुरू में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कि जैसे कि कैसे हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसमें कितने मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, ये सब चीज़ें, पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स हो गए, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था जैसे आर्टिकल 29 से पूछा गया था कि माइनॉरिटीज़ के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये आया था। एक क्वेश्चन था कि लोकसभा मेंबर की टेन्योर क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे। वैसे ही अब जैसे कि तो पॉलिटी का हो गया, तो पॉलिटी में हमें यही फोकस करना है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपीज़, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इतना डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बस खाली ऊपर ऊपर से चीज़ें देखनी है। और अब इसके बाद जैसे हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स में क्या, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी जैसे हुआ है, वो कब हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, 1757 में हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 में हुआ। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1761 में हुआ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ऐसे देखनी है, इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने हैं, उनकी टाइम देखना है, इम्पॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स देखने हैं, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है। अब इसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो जैसे कि ये कब हुआ, ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट्स हमें देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। गांधी जी जो है दांडी मार्च किया था, वो कब किया था, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब ख़त्म हुआ, ठीक है। और क्रिप्स मिशन क्या है, कब आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें, कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मुग़ल रूलर्स के बारे में देखना पड़ेगा, मुग़ल एम्पायर के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा ईआईसी से जब क्राउन में कन्वर्ट हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पहले जो इंडिया का जो भी मतलब क्या कहेंगे, जो इंडिया के ऊपर जो राज था वो कौन कर रहा था, एक्चुअली में कंपनी कर रही थी। तो कंपनी से धीरे धीरे हमारा शिफ्टिंग हुई किसकी तरफ, क्राउन की तरफ। क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसके हाथ में आ गया सारा। इंडिया के जो भी क्या कहेंगे कि रूलिंग जो थी वो इंडिया की, वो आ गई ब्रिटिश क्राउन के उसमें। तो यहाँ से कुछ डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फ़र्स्ट फैक्ट्री जो लगाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कहाँ पे लगाई गई थी। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई गई थी वो लगाई गई थी सूरत में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में देखना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत सबको पता ही है कि जैसे ममलुक डायनेस्टी जो थी, ममलुक डायनेस्टी मीन्स की जो स्लेव डायनेस्टी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाली, वो वाली, वहाँ से लोधी डायनेस्टी तक कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स और ईयर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से पहले, फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग जो फ्रीडम स्ट्रगल बने हैं उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये किसने बनाया था, ये बनाया था दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। कहाँ बनाया था, लंदन में बनाया था। इंडिया एसोसिएशन
इंडिया एसोसिएशन, तो ये यहीं कोलकाता में बनाया गया था। और जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, बॉम्बे एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि हिस्ट्री के लिए 2-3 वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और पॉलिटी के लिए भी 2-3 वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे इसी चैनल पे ही, ठीक है। अब ज्योग्राफी का थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या पूछा गया है, ओर्स एंड मिनरल्स ये कहाँ मिलते हैं, मतलब लोहा कहाँ मिलता है, ठीक है, यही सब चीज़ें। मैपिंग में जैसे पूछा गया था कि गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और किस कंट्री के बीच है, तो गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है। तो वही मैपिंग में बेसिक क्वेश्चंस आने हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट रिवर्स देखनी है, उनकी ट्रिब्यूटरीज देखनी है। तो रिवर्स में जैसे महानदी रिवर देख लेते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, गोदावरी देख लेते हैं, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, कावेरी की देख लेते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब रिवर्स की हमें रूट लेंथ और क्या देखना पड़ेगा, ट्रिब्यूटरीज देखनी पड़ेंगी। ब्रह्मपुत्र, कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स एंड देयर हाइट, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। किस स्टेट में है इम्पॉर्टेंट पीक्स, वो थोड़ा सा, हिमालयाज़ के बारे में थोड़ा कुछ बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए, वो पूछा जा सकता है। तो ज्योग्राफी में अभी तक क्या पूछा गया, ओर्स एंड मिनरल से एक बार क्वेश्चन आया था, और मैपिंग से क्वेश्चन आया था। ये कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, जिससे कि मतलब हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब सेंसस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा उसका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंसस जैसे पूछा गया था कब हुआ, तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ है, फर्स्ट सेंसस पूछा गया था, वो हुआ है 1871 में। तो ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, सिलेबस हो गया है किसका, जीके का। तो जीके के सिलेबस में करंट अफेयर्स से 4 to 6 क्वेश्चंस होंगे। उसमें मेनली हमें फोकस करना है अवार्ड्स, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। पॉलिटी जो स्टैटिक पार्ट है, उसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, डीपीज, स्पीच, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो अभी रिसेंट में हुए, जैसे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियंस को जो नॉमिनेशन होता था 2 एंग्लो इंडियंस का, वो हटा दिया गया है। वैसे ही हिस्ट्री में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट देखने हैं, मुगल एम्पायर्स के बारे में थोड़ा देखना है, EIC से जो क्राउन का मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी पड़ेंगी। दिल्ली सल्तनत में देखना पड़ेगा ममलुक डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी तक, ममलुक डायनेस्टी स्टार्ट करके लोधी डायनेस्टी तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ये देखना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये देखनी पड़ेंगी। ज्योग्राफी में ओशन मिनरल्स, मैपिंग, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज, हिमालयाज़, तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेंसस का थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगा। तो ज्योग्राफी के लिए भी 2 वीडियोस मैं बना दूंगा, इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। 2-3 वीडियोस पॉलिटी स्टैटिक, और 2-3 वीडियोस हिस्ट्री स्टैटिक, और 2-3 वीडियोस ज्योग्राफी की। सेंसस का उसी में कवर कर देंगे कहीं पे किसी वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके से, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए इतना हम लोग को देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग जनरल रीजनिंग भी आएगी और लॉजिकल भी आएगी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग वो होती है जैसे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और ये सब चीज़ें होती हैं ना, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। अब पूछा 2-3 एक स्टेटमेंट दे दिया और बोला गया कि ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है कि नहीं है,
तो उसको वो मोस्टली हमारा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है। तो 12 क्वेश्चंस आएंगे एग्जीक्यूटिव में और 10 क्वेश्चंस आएंगे हमारे जेई में, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव में। मगर यहाँ पे जेई जो है, जेई में 10 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट पार्ट में, मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। जेई में फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। और सेकेंड पार्ट में 60 क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे कितने, 12। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिर्फ 12 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग से, मगर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे पार्ट फर्स्ट से, और सेकेंड पार्ट में आएंगे हमारे 12 क्वेश्चन। तो मतलब टोटल जो क्वेश्चंस होंगे एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव में वो होंगे 22 रीजनिंग से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका वेटेज ज़्यादा है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में रीजनिंग का। तो इसमें क्या आता है, इसमें तो सबको पता ही है, इतना सब रीजनिंग पढ़ते हैं। डायरेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो क्वेश्चन आते हैं कि 4 किलोमीटर इधर मुड़ा, उधर मुड़ा, 2 किलोमीटर तो आप कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें। अरेंजमेंट जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट आता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, और रो अरेंजमेंट का भी आया था, मतलब रो में बैठे हैं उनका अरेंजमेंट किया गया है, वो चीज़ें। इसमें रैंकिंग से क्वेश्चन आए हैं, ऑड वन आउट से आए हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, उससे क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3 क्वेश्चन आए थे पिछले, मतलब 2018 में। सीरीज़ पैटर्न कंप्लीजन, सीरीज़ एंड पैटर्न कंप्लीजन से क्वेश्चन आए हैं। और स्टेटमेंट सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस थे। सफिशिएंसी का मतलब जैसे कि वही बताया था कि जैसे बोल दिया कि ये कुछ स्टेटमेंट दिया है, बोला गया कि ये 2 स्टेटमेंट्स सफिशिएंट हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो वो सब क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे 12 क्वेश्चंस आएंगे, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 10 + 12 टोटल क्वेश्चंस होंगे 22 आउट ऑफ 120 जूनियर एग्जीक्यूटिव में, और एग्जीक्यूटिव में होंगे 12 आउट ऑफ 120। फर्स्ट पेपर की बात है। अब सेकेंड जो है हमारा, इसमें ब्लड रिलेशन भी आया था, एक क्वेश्चन आया था 2016 में आया था, मगर वो कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन थे, 2016 में थे, 2018 में इतने नहीं आए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना क्वांट पे, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हमारा मैथ्स होती है। 20 क्वेश्चन थे जेई में, जूनियर एग्जीक्यूटिव में आएंगे मतलब, और 24 क्वेश्चंस आएंगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, और 24 क्वेश्चंस होंगे एग्जीक्यूटिव के लिए। इसमें क्या आता है, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और कि रीजनिंग के लिए मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि रीजनिंग मतलब यूट्यूब पे तुम देखोगे आधा यूट्यूब तो रीजनिंग से भरा हुआ है, तो वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हो, और हर दूसरे चैनल पर रीजनिंग पढ़ाई जाती है, तो वो तो देख ही सकते हैं। तो इसके लिए आप इतने जो मैंने बताया, जो सिलेबस बताया, डायरेक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, रैंकिंग, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, सीरीज पैटर्न कंप्लीजन, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये सब चीज़ें आपको मेन फोकस इस पर रखना है, इससे ज़्यादा कहीं जाना नहीं है बाहर, इसी से ही सब कवर हो जाएगा। तो इतने अगर आप चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। और क्वांट में क्या है, क्वांट में हमारा वर्क, टाइम एंड इफ़िशियंसी, तो इसी के अंडर जैसे हमारा पाइप्स एंड सिस्टम्स भी वो वर्क एंड इफ़िशियंसी का ही पार्ट है, नियर अबाउट, ठीक है। वो एक ही जैसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर वर्क आप वर्क वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं तो पाइप्स एंड सिस्टम्स वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, एवरेज इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज में जैसे कि प्रॉफिट लॉस, ये सब परसेंटेज का ही पार्ट है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस,
तो ये सब हमारा परसेंटेज का पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये हमें प्रिपेयर करना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन आया था 2018 में। स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस में कवर हो जाएगा। HCF एंड LCM से 2 क्वेश्चन आए थे। रिमाइंडर से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन आया था, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो और सेट्स, सबसेट्स, सबसेट्स एंड वेन डायग्राम, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले मतलब 2018 में। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आया था। 2016 में PNC से भी क्वेश्चन आए थे, मतलब परमिटेशन इन कॉम्बिनेशन से 2016 में आए थे। प्रोबेबिलिटी से भी 1 क्वेश्चन आया था 2016 में, तो ये हमें भी प्रिपेयर करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से 1 क्वेश्चन आया है पिछले साल, 2016 में नहीं। 2016 में सिर्फ क्या कहते हैं, PNC एंड प्रोबेबिलिटी, यही ये थोड़ा सा अलग है सिलेबस, और तो नियर अबाउट और सब कवर किया गया है। मगर 2018 में PNC और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आए, मगर हो सकता है आ जाएं इस बार, तो ये हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। कन्वर्जन टू बाइनरी नंबर, इसका 1 क्वेश्चन आया था 2016 में, 2018 में नहीं आया इससे कोई क्वेश्चन। तो ये कुछ बेसिक हमें टॉपिक देखने पड़ेंगे। अब इसमें भी क्या है, वीडियोस इसमें भी आपको मैं तो नहीं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि क्वांट भी सेम रीजनिंग की तरह है, सब जगह मिल जाएगी आपको। ये आपको फोकस क्या करना है, वर्क टाइम देखना है, एफिशिएंसी देखनी है, पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन देखने हैं, एवरेज परसेंटेज के क्वेश्चन देखने हैं, रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखने हैं, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखने हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन देख लेना सब लोग, स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन देखने हैं, ट्रेन वाले देख लेना क्वेश्चन, HCF LCM रिमाइंडर से क्वेश्चन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, सिंप्लीफिकेशन, सेट्स, सबसेट्स, वेन डायग्राम से क्वेश्चन देख लेना। मेंसुरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर तब भी ठीक है, नहीं देखोगे तो काम चलेगा, मगर बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ट्राइंगल है अगर, PNC से क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देख लेना। मेंसुरेशन में जैसे क्या कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सब भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेंसुरेशन के लिए, ठीक है। बेसिक ही क्वेश्चन आए हैं, इतना कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आया। और तो पॉइंट में तो आप लोग खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, यूट्यूब से कर लेंगे, कहीं से भी कर लेंगे, जो भी सही लगता हो आपको, ठीक है। अगर टाइम मिला बाद में तो PNC एंड प्रोबेबिलिटी से 2 लेक्चर मैं बना दूंगा, 2 वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा PNC एंड प्रोबेबिलिटी के, अगर आखिरी में सब टाइम मिला तो, ठीक है। वरना तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना। और तो यहाँ पे क्वांट का आपको खुद से प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम लोग अपना जनरल साइंस पे। जनरल साइंस, ठीक है। तो जनरल साइंस में क्या है, 20 क्वेश्चंस जूनियर एग्जीक्यूटिव में आएंगे और 24 क्वेश्चंस आएंगे एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ पे ऑपरेशंस एंड BD वाली पोस्ट की बात हो रही है, और किसी पोस्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो इसमें जनरल साइंस में क्या है, जनरल साइंस में है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे पूछ लिया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। PC कल्चर क्या होता है,
ठीक है। पिसीकल्चर सबको पता है क्या होता है, फ़िश से रिलेटेड, जो हम लोग फ़िश पालते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमें एग्री रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखनी पड़ेगी, साइंस से रिलेटेड कुछ देखनी पड़ेगी, और बायोटेक से रिलेटेड भी देखनी पड़ेगी। तो कुछ बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, करंट से रिलेटेड ही होती हैं। जैसे बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो बढ़ा दी जाती है बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसको कहते हैं हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी। अब ये कहाँ से प्रिपेयर करना है ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर कुछ आपको मैं वीडियोस में टर्मिनोलॉजी दे दूंगा कि एग्री से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, साइंस से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो ये मैं प्रोवाइड करूंगा इसके लिए। एटमॉस्फेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। एटमॉस्फेयर में क्या पूछा गया था कि कंपोजिशन से रिलेटेड पूछे गए थे कि सबसे ज़्यादा कौन सी क्या कहते हैं गैस है एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन है, सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन है। और फिर उससे तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, मीन्स कि वही एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस होना चाहिए कि जैसे कि लेयर्स क्या होती हैं एटमॉस्फेयर की, सबको पता होगा। ट्रोपोस्फियर, ठीक है, कितने किलोमीटर तक होती है ये सब हमें पता होना चाहिए। 10-12 किलोमीटर तक होती है अर्थ सरफेस से। स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक्सोस्फियर, ये सब हमारा क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा ये वीडियोस में बताया जाएगा आगे, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। तो इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग अब थोड़ा सा साइंस में क्या है कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स से मतलब क्वेश्चंस जो आए हैं उनको अलग क्लासीफाई कर दिया है मैंने, ठीक है। जनरल साइंस में क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी, एटमॉस्फेयर से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ये दोनों टॉपिक हो गए। अब बायोलॉजी से क्या क्वेश्चंस आए हैं, प्लांट वर्सेस एनिमल, सेल एंड टिश्यू, ये हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन क्या आया था कि ये आया था कि सेल वॉल जो होती है वो किस सेल वॉल किस सेल में एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है हमारी कहाँ पे, एनिमल सेल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिजीजेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, वायरसेस से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बेसिक क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मल्टी सेलुलर जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। जैसे पूछा गया था एक बार कि कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए थे और बोला गया था कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो इससे क्लासिफिकेशन से हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, इसका मतलब ये है कि जैसे पूछे जाते हैं ना कि आलू क्या है, आलू रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, क्या है, ठीक है। ऑनियन क्या है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि ऑनियन क्या है, तो ऑनियन क्या है हमारा, नाइदर अ रूट नॉर अ स्टेम, ठीक है। तो ऑनियन ना ही रूट है ना ही स्टेम है, ठीक है, ना ही तना है ना ही जड़ है, इसको कहते हैं हम लोग बल्ब, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसके लिए भी वीडियो मैं ही प्रोवाइड करूँगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री से क्या रिलेटेड क्वेश्चन आए, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स,
से क्वेश्चन आए हैं दोनों ही बार, दोनों ही बार मीन्स कि 2016 से मुझे पता है, मैंने देखा है इसका। उससे पहले इस पोस्ट के लिए कुछ था या नहीं था मैंने नहीं चेक किया, ठीक है। तो 2016 2018 में हमारे क्वेश्चंस आए हैं केमिकल कंपाउंड से। जैसे पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। तो इनका हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और उनका जनरल नेम क्या है। जैसे कि बेकिंग पाउडर का जनरल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। वैसे ही जैसे पूछा क्या जा सकता है, पूछा यह जा सकता है कि जिप्सम का फॉर्मूला बताओ। तो जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CaSO4.2H2। POP जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका क्या होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O मीन्स डेकाहाइड्रेट। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेसिक हमारे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं वो हमें पता होने चाहिए, उनका जनरल नेम पता होना चाहिए। थोड़ा सा हमें आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो ये हम लोगों को देखना है। मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मतलब मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, सबको पता है, ठीक है। और मेलिएबल डक्टाइल का मतलब पता है ना सबको। मेलिएबल का मतलब कि जो लचीला होता है, और डक्टाइल का मतलब जिससे तार बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उल्टी प्रॉपर्टी होती हैं बिल्कुल मेटल से, ठीक है। और तो इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनकी रिएक्शंस हो गई, ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक बार पूछा गया है 2018 में कि वाटर के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है हमारा क्या, सोडियम। मतलब गिवन एग्जांपल्स में, गिवन ऑप्शंस में हमारा जो सही करेक्ट आंसर था वो क्या होगा, सोडियम। वैसे ही पूछा गया था जैसे केन शुगर का केमिकल नेम क्या है, केन शुगर का केमिकल नेम क्या है, सुक्रोज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब ये है कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा किसी दूसरे मेटल से, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन था इससे, तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बता दूंगा जब डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब ये है कि बस कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। एसिड्स बेस एंड इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। इंडिकेटर्स में क्या, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दो तरह से होते हैं, ठीक है। जैसे अपना हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है इंडिकेटर ही है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज आपने पढ़ा होगा अगर जिसने साइंस पढ़ी है। मिथाइल ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, ये सब हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल मतलब केमिकल वाले। और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर्स से ही क्वेश्चंस पिछले बार आया था कि हल्दी जो हमारी टर्मरिक होती है वो हमारी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। और कौन कौन से हैं, ग्रेप जूस, मतलब कि ग्रेप जूस को क्या कहेंगे ग्रेप जूस होता है क्या होता है, अंगूर का जूस, हाँ ठीक है, ग्रेप जूस। ऑनियन, ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि ये एसिड है कि ये बेस है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ये होते हैं जो हमारे नेचर से मिलते हैं, आर्टिफिशियल जो केमिकल वाले जो हम लोग बनाते हैं लैब में। तो मिथाइल ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, ये सब हमारे आर्टिफिशियल वाले हैं। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से इतना तक हो गया। अब इसमें मेनली क्या है कि जो एक क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई की गई है।
तो किस बेसिस पे की गई है? एटॉमिक नंबर पे की गई है, ठीक है। अगर पूछा जाता कि कौन सी टेबल एटॉमिक मास पे क्लासिफाई की गई है, तो उसको कहते हैं हम लोग मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये एटॉमिक मास पे की गई थी। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल का, ज़्यादा ये नहीं करना है कि हाँ मतलब 1 से 25 तक एटॉमिक नंबर वाले मेटल्स नॉन मेटल्स सब याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस खाली क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग, और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की रिएक्शंस देखनी है, जैसे एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिटिक एसिड जो होता है अपना, ठीक है, विनेगर जिसको कहते हैं, एल्केन्स, इनके कुछ रिएक्शंस देखनी है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है। ऐसा नहीं है मतलब सारी रिएक्शन देखनी है, कोई हम लोग IIT JEE की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है बस। जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है सबको पता होगा। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनने को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। पूछा क्या गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था पिछले साल कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स कौन से हैं गिवन ऑप्शंस में। तो एस्टर क्या होता है हमारा? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये हमारा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में हाँ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एवापोरेशन के बारे में बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस हमें पता होने चाहिए। और ये सब जो है ना, ये सब मैं वीडियो में ही बनाऊंगा अपने, ठीक है। वीडियो इनके लिए मिल जाएगा आपको, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस लाइक एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन सबको पता है ना, एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था कि सरफेस एरिया बढ़ा दें तो एवापोरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मगर ऐसा ही कुछ रिलेटेड था कि सरफेस एरिया पे डिपेंडेंस होता है कि नहीं होता है एवापोरेशन का। तो एवापोरेशन का सरफेस एरिया पे क्या होता है? डिपेंडेंस होता है, मतलब डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो जल्दी पानी उड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। बॉइलिंग में क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इससे ही रिलेटेड फिनोमेना है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या है ये टर्म है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सब्लिमेशन हमें पता होना चाहिए। सब्लिमेशन का मतलब पता है सबको? सब्लिमेशन जो डायरेक्टली सॉलिड से हम लोग कहाँ चले जाते हैं? वेपर फेज़ में। वेपर फेज़ में इसकी गैस में चले जाते हैं। तो जैसे कपूर जो हम लोग जलाते हैं वो होता है सब्लिमेशन। कपूर सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर फेज़। वैसा थोड़ी कपूर में आग लगाई और पानी बन गया फिर उसके बाद वेपर फेज़ बन रही है, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे ही सेम आयोडीन जो होती है वो भी सबलाइम करती है। सबलाइम का मतलब वही सॉलिड से डायरेक्टली, अगर आयोडीन को कमरे में रखोगे तो सीधे वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर फेज़ में। तो ये हमारा क्या हो गया? केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। और ये सारा जो सब कुछ है ये मैं खुद प्रोवाइड करूँगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो केमिस्ट्री बायो का सिलेबस हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा तो क्या मतलब है। फिजिक्स में आएंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या क्वेश्चन आए थे कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। मतलब गिवन ऑप्शंस में जूल थी। कैलोरी भी एनर्जी की ही यूनिट है, ठीक है। तो ये इतना थोड़ा बहुत आइडिया सबको पता होना चाहिए। एनर्जी की यूनिट गिवन ऑप्शंस में क्या थी? जूल थी। वैसे और भी क्या होती है? कैलोरी भी होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो उससे अभी मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? तो कितने मीटर क्यूब होते हैं? डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है,
और हम लोग को पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो यहाँ से आप अगर कन्वर्ट करोगे तो 1 लीटर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई डिफेक्ट्स मतलब मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये हमारे क्या हैं, आई डिफेक्ट्स हैं। इससे एक क्वेश्चन आया था कि प्रेसबायोपिया क्या होता है। प्रेसबायोपिया क्या होता है, जो जैसे एज के साथ जो दिखना कम हो जाता है ना, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। तो ये क्वेश्चन आया था। यूज़ ऑफ लेंसेज, दिखना कम हो जाता है मीन्स पास का दिखना कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। तो यूज़ ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो अपनी मोटरसाइकिल होती है उसमें हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा होता है, तो कौन सा लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। डेंटिस्ट, एक क्वेश्चन ये भी आया है, ये 2016 में शायद आया था कि डेंटिस्ट जो यूज़ करता है मिरर, वो कौन सा मिरर यूज़ करता है, तो कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करता है। कन्वर्जिंग, अरे क्या होती है स्पेलिंग कन्वर्जिंग की, कन्वर्जिंग मिरर यूज़ करता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ मिरर्स और ये, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इतना हो गया। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आए हैं। ये पूछा गया था कि एमीटर जो होता है वो क्या, मतलब क्या मेज़र करता है एमीटर, करंट मेज़र करता है। वो वोल्ट मीटर सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ हैं देखनी, स्क्रू गेज के बारे में पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। स्क्रू गेज से पूछा गया था क्वेश्चन। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंस पता है तो हमें स्पीड वेलोसिटी में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट आया था कि पूछ दिया कि एक 30 डिग्री एंगल पे एक बॉल फेंकी गई है तो कितनी दूर तक जाएगी, ऐसी वाली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, 40 किलोमीटर चला 2 घंटे में, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ये तो सब लोग निकाल सकते हैं, मगर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी में। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में क्या क्वेश्चन आया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन से क्वेश्चन था कि रिकॉइलिंग ऑफ गन जो होती है वो किस लॉ को एक्सप्लेन करती है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब कि जैसे हम बंदूक चलाते हैं, पता नहीं बंदूक मैंने तो नहीं चलाई, ठीक है, मगर अगर बंदूक चलाएंगे तो झटका लगता होगा, तो जो झटका लगता है वो किस वजह, कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। तो ये हमारा क्या है, ये इतना हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2016 में था कि मून पे जो ग्रेविटी है वो कितनी है अर्थ से, तो 1/6 ऑफ अर्थ है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर किसी बॉडी पे लग रही है तो वो जो फोर्स होगी इसको क्या कहेंगे, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग वेट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है आदमी पे, किसी भी बॉडी पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको वेट कहते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, वेट, ठीक है। तो अर्थ पे जैसे हम खड़े हुए हैं और हमारे ऊपर क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, ठीक है। उसको, और उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रही है हमारी बॉडी पे वो हमें फील नहीं हो रही, उसको कहते हैं हम लोग वेट, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जैसे वर्क से क्या क्वेश्चन था कि सर्कुलर मोशन जो होता है, जैसे सर्कुलर मोशन मतलब जैसे कोई चीज़ अगर सर्कल में घूम रही है
तो उसके ऊपर वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा उसमें, ज़ीरो वर्क होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी कन्वर्जन से एक क्वेश्चन था कि जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स होते हैं, तो उसमें जो हमारी कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो हमारे जैसे डैम वैम जो होता है, वहाँ पे कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये पूछा गया था। और इसमें था हमारा हीट एंड थर्मो से कुछ क्वेश्चन थे, थर्मोडाइनमिक्स से। मतलब इतना लंबे चौड़े नाम सुन के ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ पूछा गया है। थर्मोडाइनमिक्स का मतलब तो बहुत कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें पूछी गई हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन पूछी गई थी। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 kg वो क्या कहते हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, तो 1 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट करने में जो हीट लगती है, जो हीट निकाली जाती है, उसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। उसमें क्या होता है, 1 kg वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में, मतलब उड़ाने में, उसको पूरी तरह से 1 kg वाटर को उड़ा दिया, मतलब इतना गर्म किया, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गए हम लोग कि वो पूरा पानी उड़ गया, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, उस वक्त हमारी क्या है, हीट देनी पड़ेगी। जब हम लोग पानी उड़ा रहे हैं तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कितनी एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ से कहाँ, हमारा लिक्विड से वेपर में, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि हम लोग पानी से पानी को जमा रहे हैं। ठीक है, तो पानी मतलब वाटर से हम लोग आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे हीट निकालनी पड़ती है, वहाँ पे हीट देनी पड़ती है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया जो भी बताया, मगर इतना नहीं जानना है। डेफिनीशन आपको पता हो, बहुत क्लियर है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। बायोस्फीयर से क्वेश्चन आया है, तो अगर बायोस्फीयर से आया तो लिथोस्फीयर से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमें बस टच करके जानना है, इन टॉपिक्स को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस हो गया है। तो ये सब लोग आप लोग देख लीजिएगा फिर से वीडियो। ठीक है, तो ये सिलेबस इतना जितना बताया गया है, इससे कुछ ना कुछ आया ज़रूर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सब लोग, और इसके सारे वीडियोस मैं ही प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं अपना मेन, इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL से जो क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो उन पे आते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे क्या है, मतलब रेलवे क्यों स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये नहीं जानना है। ठीक है, ये नहीं जानना है हमें, बस इतना जानना है कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे कब हुआ था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे कब हुआ, 1951 में हुआ। फर्स्ट जो है हमारा सेपरेट रेलवे बजट कब लाया गया था, तो फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट जो आया था, रेलवे बजट है ये, ठीक है, बजट लिख गया है यहाँ पे, वो आया है 1924 में। तो फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट आया है 1924 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ है, 1951 में। तो ये सब कुछ चीज़ें पता करनी है, ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे क्यों आया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे बस ये है कि हमें पता होना चाहिए किसके गवर्नरशिप पे आया था। ठीक है, और कौन हमारा गवर्नर जनरल था उस वक्त। तो लॉर्ड डलहौजी क्या था, हमारा गवर्नर जनरल था। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, तो वो आगे देखेंगे वीडियो में। यहाँ पे खाली सिलेबस हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताने की ज़रूरत है अभी। यहाँ इन्वेंशंस एंड डेवलपमेंट्स इन इंडियन रेलवेज़। ठीक है, इंडियन रेलवेज़ इन पर्टिकुलर। ठीक है, ऐसे ओवरऑल हमें रेलवेज़ के बारे में देखना है कि हाँ, स्टीम इंजन किसने बनाया है, ये सब चीज़ें, डेवलपमेंट्स देखने हैं हमें, और इंडियन रेलवेज़ को लेके चलना है। ठीक है, तो रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज़, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट लेंथ ऑफ
इंडियन रेलवेज हमें देखना पड़ेगा। स्टेशंस कौन कौन से हैं, कितने स्टेशंस हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, कितने स्टेशंस हैं? 7349। टोटल इंडिया में जो स्टेशंस हैं वो कितने हैं? 7349। ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, स्टेशन हमें देखना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ DFCCIL थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे, डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे। कहाँ पे? DFCCIL एंड इंडियन रेलवेज में। ठीक है, ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे DFCCIL एंड इंडियन रेलवेज में। रेलवे बजट के बारे में देखना पड़ेगा। रेलवे बजट, अब जैसे क्वेश्चन क्या आया था कि कितना एलोकेशन हुआ है रेलवे बजट को, कितना दिया गया है पैसा रेलवे बजट, रेलवे को कितना दिया गया है 2018 में। तो इस बार कितना दिया गया है? इस बार दिया गया है 1.1 ट्रिलियन रुपीज़। 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ का मतलब 1.1 लाख करोड़, मतलब 1.1 लाख करोड़ हमें क्या है, रेलवे बजट मिला है। ठीक है, इतने इतने पैसे मिले हैं हमको। ठीक है, अब हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा एक्चुअली में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा। किसका? इंडियन रेलवेज का और DFCCIL का। कौन चेयरमैन है? जैसे ये अभी चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? सुनीत शर्मा हमारे क्या है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। MD कौन है DFCCIL का? MD है रविंद्र कुमार जैन। चेयरमैन कौन है DFCCIL का? चेयरमैन अभी कोई नहीं है, ठीक है, वैकेंट है वो पोस्ट। तो MD कौन है DFCCIL का? रविंद्र कुमार जैन। और डायरेक्टर कौन है रेलवे बोर्ड का? सुनीत शर्मा। ठीक है, रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारा फ्रीट से? रेवेन्यू फ्रॉम फ्रीट मतलब जो मालगाड़ी वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, पैसेंजर वाला नहीं, रेवेन्यू माल वाला। तो ये हमें देखना पड़ेगा। फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन रेलवेज, फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन रेलवेज मतलब कोच फैक्ट्री, व्हील फैक्ट्री और इंजन फैक्ट्री, ये सब देखनी पड़ेंगी हमें। तो व्हील फैक्ट्री हमारी कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेंगलोर में है। और एक क्वेश्चन आया था कोच फैक्ट्री हमारी, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पे? चेन्नई में। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। रेलवे बजट से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सब चीज़ें। एंड डेवलपमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट हमें देखनी पड़ेंगी। कुछ रीसेंट पॉलिसीज़ जो हैं फ्रीट के लिए और इंडियन रेलवेज़ पैसेंजर ट्रेन के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडियन रेलवेज़ इंस्टीट्यूट्स देखने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट्स में क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे थे? सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हमारा इंडियन रेलवे का कहाँ पे है? पुणे में है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ है? एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ है? ये हमारी है वडोदरा में। सॉरी, वडोदरा में क्या है? ये हमारी फैक्ट्री है। तो ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इतना हमें देखना पड़ेगा। रेलवे म्यूज़ियम कहाँ पे है? रेलवे म्यूज़ियम कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? वेम्बनाड ब्रिज है, जिसको कहते हैं हम लोग। वो कहाँ पे है? केरला में। रेलवे ब्रिज की बात चल रही है यहाँ पे, नॉर्मल ब्रिज की बात नहीं चल रही है। नॉर्मल ब्रिज सबसे लंबा कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है, तो रेलवे ब्रिज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेलवे ब्रिज है वेम्बनाड ब्रिज, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। वो कहाँ पे? केरला में है। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो स्टेशंस कितने हैं टोटल? 7349।
ये सब हमें देखना पड़ेगा, सिलेबस के अंडर ही है, ठीक है। स्टेशंस, इंपॉर्टेंट स्टेशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि हावड़ा स्टेशन पूछा, एक क्वेश्चन क्या गया था कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स किस स्टेशन पे हैं, तो हावड़ा स्टेशन पे क्या है, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन का है, तो गोरखपुर स्टेशन का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज देखने हैं हमें, जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज एंड देयर हेडक्वार्टर्स, टोटल कितने जोन्स हैं इंडिया में, 16 रेलवे जोन्स हैं, ठीक है। तो उनके हमें जोन्स देखने पड़ेंगे, उनके हेडक्वार्टर देखने पड़ेंगे। इससे क्वेश्चंस आए हैं हर बार ही, 2016 में भी, 2018 में भी। इम्पॉर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स एंड देयर रूट्स। जैसे फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस, इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स एंड देयर रूट्स। तो क्वेश्चन इससे क्या आया है कि राजधानी एक्सप्रेस जो हमारी फर्स्ट थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, न्यू दिल्ली से हावड़ा तक चली थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी नए अभी MOUs साइन किए गए हैं, इंडियन रेलवेज़ ने जो साइन किए हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो साइन करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ या किसी कंपनी के साथ, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। फ्रीट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए। जो हमारी मालगाड़ी जो चलती है वो उसकी मतलब स्मूथ मूवमेंट के लिए, मतलब कि कोई ज़्यादा रुकावट ना हो, उसके लिए कुछ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं कि माल अच्छे से हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, इधर से ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो वो हमें कुछ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, उसको वो हमें पता होना चाहिए। कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है, ठीक है। तो ये हमारा हमें ध्यान रखना है, वेस्ट कॉरिडोर, ये मतलब क्वेश्चन आया था। ऐसे ही और भी ईस्ट कॉरिडोर भी हैं, तो वो हमें सब पता होने चाहिए। मेट्रो रेलवेज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट मेट्रो जैसे पूछा गया था कि कहाँ पे बनी थी, फर्स्ट रेलवे कहाँ बनाई गई थी, फर्स्ट मेट्रो रेलवे कहाँ बनाई गई थी, कोलकाता में बनाई गई थी 1984 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया है, हमारा इंडियन रेलवेज़ का सिलेबस हो गया। और इसके लिए भी मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। अगर सब कुछ सही चला तो प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग कस्टमर रिलेशन पे। कस्टमर रिलेशंस, इसके 12 क्वेश्चंस होंगे, दोनों ही पोस्ट में आएंगे, जेई में भी और एग्जीक्यूटिव में भी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ज़्यादा सिलेबस हम लोग अभी क्या डिस्कस करें, जब पढ़ाया जाएगा तभी देख लेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसके वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, टर्म्स क्या है क्वालिटी कंट्रोल में और मैनेजमेंट में, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ये सब पता होना चाहिए। सेलिंग स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, लिंक सेलिंग क्या होता है, कस्टमर वैल्यू सेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें वीडियोज़ में मिल जाएंगी, ठीक है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ये हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल 2018 में। कस्टमर रिलेशन CRM, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी काफ़ी क्वेश्चन आए थे पिछले साल, तो इसमें हमें टर्म्स पता होने चाहिए, क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपनीज़ कौन है, उनके CEOs कौन है। जैसे सबसे बड़ी कंपनी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की कौन सी है, salesforce.com। इसके बाद जो आती है वो एडोबी आती है, एडोबी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग PDF वाले, ठीक है। ओरेकल आती है, ओरेकल मतलब कंपनी आती क्या है, मतलब कोई कंपनी है। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है SAP। तो कुछ कंपनीज़ हैं के नाम हमने बता दिए, salesforce.com, एडोबी, ओरेकल, एडोबी, ओरेकल एंड SAP। salesforce.com, तो ये सबसे बड़ी कंपनी है किसकी, CRM की। इनके CEOs अभी कौन कौन है वो सब हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कस्टमर रिलेशन। 12 क्वेश्चन आएंगे जेई ने एग्जीक्यूटिव में। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग,
इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग में हमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं कि मार्केट टाइप्स। मार्केट टाइप्स का मतलब जैसे कि इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जैसे कि सबको पता है मोनोपोली, तो सबको पता है ना। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मतलब उस कंपनी की सब कुछ चल रही है यहाँ पे, वो इतने अच्छी चीज़ें बनाती है, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी उसकी टेक्नोलॉजी उसकी इतनी अलग है कि वैसी टेक्नोलॉजी और कोई नहीं पा रहा है, तो उसकी क्या है, मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब कि वो अपने हिसाब से पैसे लगाता है और जिसको लेना होता है वो लेगा ही, ठीक है। तो ये होता है मोनोपोली। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन क्या आया था ओलिगोपोली से। ओलिगोपोली का मतलब होता है कि दो लोग की मोनोपोली। ओलिगोपोली का मतलब ये समझ लो कि दो लोग हैं जिनकी मोनोपोली है। दो लोग की मोनोपोली का मतलब ऐसा नहीं समझना, अलग कुछ गलत नहीं समझना, ठीक है। ओलिगोपोली का मतलब दो लोग ही सिर्फ क्या है, हमारे प्रोवाइडर हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल जैसे कि सबने देखा होगा कॉफ़ी के जो ऐड आते हैं उसमें दो ही कंपनी के मेन ऐड होते हैं। एक तो या तो ब्रू कॉफ़ी होती है, BRU, और होती है एक नेस्कैफ़े। और कोई नहीं है कॉफ़ी में, अभी देख लो चाहे इंडिया में। तो यही इन दोनों की ही क्या है, मोनोपोली है पूरे मार्केट पे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जहाँ पे दो लोग होते हैं उसको कहते हैं ओलिगोपोली। ऐसे ही होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, पोलिस्टिक। वैसी होती है परफेक्ट मार्केट। तो मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब सेम चीज़ ही बेच रहे हैं, कॉटन का कपड़ा ही बेच रहे हैं, खादी ग्राम उद्योग वाले भी बेच रहे हैं कॉटन का कपड़ा, मगर बड़ी बड़ी कंपनीज भी बेच रही हैं, जैसे वैन ह्यूजन बेच रही है, ठीक है। UCB करके, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनिटन है, ये सब कंपनीज हमारी क्या है, बेच रही हैं कपड़े। वो भी कॉटन बेच रही हैं, ये भी कॉटन बेच रहे हैं, मगर उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है। तो ऐसे मार्केट को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन जनरली अब तो कोई चीज़ परफेक्ट कंपटीशन में है नहीं, मगर जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आलू टमाटर प्याज, ये सब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। वैसे अब तो इसमें भी परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहा, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर करके उसको 100 रुपए किलो बेच रहे हैं आलू, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन अब तो नहीं रहा है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब उसमें ब्रांडिंग नहीं कर सकते हम उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है। मार्केट टाइप, शेयर्स के बारे में पूछा गया है, इशू, शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये सब अभी बताएंगे आगे, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में मतलब एक बार शेयर आ गया मार्केट में, उसके बाद कोई दूसरे ले ले तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ये सब अभी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स क्या हैं, उनके नेम्स क्या हैं, जैसे मसाला बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, सैमुराई बॉन्ड क्या होता है, ये सब आगे आगे देखेंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिटरीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में। डिपॉजिटरीज़ मतलब जो शेयर जो हमने ख़रीदे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली कौन स्टोर करता है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब जैसे कुछ डेटा स्टोर हुआ ना, कि शेयर ख़रीदा कि भाई एक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली उन्होंने स्टोर कर लिया, तो वो कौन स्टोर करता है, NSDL और CDSL। इनका फुल फॉर्म पूछा गया था NSDL का, इसका नहीं पूछा गया। इसका पूछा गया था कि नहीं, हाँ इसका ही पूछा गया था। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पे सर्विसेज लिमिटेड है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड, यहाँ पे है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बजट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कौन बजट बनाता है कौन नहीं बनाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 1112 हमारा बजट से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। आगे बता देंगे थोड़ा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेशन से क्वेश्चन आया था कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स से क्वेश्चन आया था कि प्रोग्रेसिव टैक्स हमारे यहाँ पे क्या है, कौन सा टैक्स ऐसा है जो प्रोग्रेसिव है। अब प्रोग्रेसिव की डेफिनेशन क्या होती है वो अभी रहने देते हैं, बाद में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जैसे हमारा इनकम टैक्स है, ये हमारे क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। मगर रिग्रेसिव टैक्स क्या है, जैसे टॉफ़ी बिस्किट खाते हैं हम लोग, अब अमीर भी उतना ही टैक्स दे रहा है टॉफ़ी बिस्किट पे, और गरीब भी उतना ही। पार्ले जी हमारे, हमको भी 4 रुपये का मिल रहा है, और गरीब को भी, गरीब मतलब हम भी गरीब ही हैं, ठीक है।
पार्ले जी हम लोग को भी क्या मिल रहा है, 4 रुपए का मिल रहा है। अब 4 रुपए का नहीं, 5 का आता शायद, ठीक है। और अमीर को भी क्या है, 5 रुपए, मतलब अंबानी भी अगर अंबानी भी अगर खाते होंगे पार्ले जी तो भी 5 का ही देते होंगे। तो ये क्या है, रेग्रेसिव टैक्सेशन है। तो इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव है और रेग्रेसिव क्या है हमारा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, अपना जीएसटी, ठीक है। जीएसटी क्या है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्या होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स हमें देखने हैं। इकोनॉमिक टर्म्स जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। ये खुद बताएं, ये सारे वीडियोस में बताया जाएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल जो चीज़ें आ रही हैं उसमें टेंशन लेने की, ऐसा नहीं वीडियो बंद करके भाग गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ हमें पढ़नी है। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग था ना हमारा, तो इसमें भी 12 क्वेश्चन ही आएंगे, जेई में भी, और 12 ही क्वेश्चंस होंगे किसमें, एग्जीक्यूटिव में भी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट ब्रांड्स क्या हैं इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि पीएनजी जो ब्रांड है, जैसे ओरल बी जो हम लोग करते हैं, ब्रश जो आता है वो किस ब्रांड का है, पीएनजी का है। पीएनजी का फुल फॉर्म कुछ ऐसे ही कुछ पूछा था, क्या था कि हाँ, एरियल टाइड कौन बनाता है, एरियल टाइड कौन बनाता है, पीएनजी ही बनाता है, ओरल बी वाले ही बनाते हैं। उसको कहते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी ब्रांड। और एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्पल जो है, एप्पल जो अपना आईपैड और आईफोन वाला, ठीक है, तो उसका टैगलाइन क्या है, थिंक डिफरेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, थिंक डिफरेंट हमारी क्या है, उसकी टैगलाइन है। अब ऐसे ही कुछ एमएनसीज की आ सकती है, जैसे नाइकी जो ये होता है, ये वाला, ये नाइकी, इसकी क्या कहते हैं, इसकी टैगलाइन क्या है, जैसे जस्ट डू इट। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। एप्पल वाली पूछी गई थी, ये नाइकी वाला मैंने बताया है। कैनन जो कैमरा बनाती है, उसकी टैगलाइन क्या है, उसकी टैगलाइन है हमारी डिलाइटिंग यू ऑलवेज, ठीक है। फिलिप्स जो ट्रिमर आता है, ट्यूबलाइट्स आते हैं, इसकी क्या है, सेंस एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो ये कुछ टैगलाइंस हैं कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ब्रांड्स की। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, बी व्हाट्स नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, बी व्हाट्स नेक्स्ट। ये हमारी टैगलाइन है किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। सोनी की क्या है, सोनी जो फ़ोन्स आते हैं, टीवीज़ आते हैं जिनकी, उसकी है मेक बिलीव। तो ये हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आगे बता दिया जाएगा आगे अच्छे से वीडियोस में, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस ही डिस्कस हो रहा है, उसके साथ ही PYQs भी डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स एंड देयर टैगलाइंस हो गई हैं, ठीक है। और ब्रांडिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और ब्रांडिंग प्रैक्टिसेस और इम्पॉर्टेंट हमारे मार्केटिंग थिंकर्स और मैनेजमेंट थिंकर्स कौन कौन थे और उनके क्या आइडियाज़ थे, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये इतना हमारा क्या हो गया है, ये इसका सिलेबस हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि वीडियो शेड्यूल कैसे होगा। अब अभी आज तो 6 तारीख है, अब अभी 4-5 दिन तो कोई वीडियो नहीं मिल पाएगा। CBAT वाला एक वीडियो दे देंगे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट वाला, उसका सिलेबस और उसके पैटर्न का एक दे देंगे, पैटर्न का एक वीडियो दे देंगे। और फिर उसके बाद अभी 4-5 दिन तक तो मुश्किल है, अभी कोई वीडियो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी सब सारा सिलेबस देखना है, वीडियो भी बनाना है। तो 4-5 दिन के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा इस सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। और और जो आप लोग का कुछ हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, जैसा ठीक लगे, अगर ठीक लगे वीडियो तो कर देना, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कर दोगे तो अच्छा ही होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।